आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है आपका राजस्थान का अफवाह तंत्र। हम राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे आपके राजस्थान के न्यू मैप के साथ, जो कि अब आपके 2023-24 के अंदर पूरी तरह से बदल चुका है। और जैसे ही आपका राजस्थान का नया मैप आया है, उससे आपका राजस्थान का अफवाह तंत्र भी पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल जीरो से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो विद्यार्थी शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन लाइन के अंदर, जो पहली बार राजस्थान के अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये क्लास एक अच्छी होने वाली है। और साथ ही में जो पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें भी यूजफुल होने वाली है कि भाई कौन कौन से जिले अधिक बढ़ चुके हैं किन किन नदियों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान की अफवाह तंत्र की, ठीक है। हमारे राजस्थान के अंदर कितने तरह का अफवाह तंत्र है, ठीक है। हमारे राजस्थान के अंदर 3 तरह का अफवाह तंत्र है, ठीक है। 3 तरह का। किस किस प्रकार से, देखिए, वे नदियां जो कि अरब सागर में जाकर मिलती हैं उन्हें कहते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र, ठीक है। वे नदियां जो कि राजस्थान के अंदर ही जिनका उद्गम होता है और राजस्थान के अंदर विलीन हो जाती है, अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र या फिर अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है आपकी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी वे नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, राजस्थान से उद्गम होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। ये जैसे हमारा राजस्थान है, बेसिक समझाता हूँ जो विद्यार्थी बिल्कुल नए है। देखिए, जो नदियां अरब सागर में जाके मिलती हैं वो अरब सागर अफवाह तंत्र कहलाती हैं। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र कहते हैं। और जो राजस्थान के अंदर ही उद्गम होती है और राजस्थान के अंदर ही विलीन हो जाती है वे आपकी अंतः प्रवाह नदी कहलाती है, फिर अफवाह अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र कहलाता है। तो कितने प्रकार का अफवाह तंत्र आपके? 3 प्रकार का है। जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं कंपटीशन लाइन के अंदर उन्हें ये चीज बताना जरूरी है। वैसे तो जो पुराने विद्यार्थी उन्हें सब चीज की नॉलेज है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इनका क्षेत्र कितना कितना है, ठीक है। देखिए, जो आपका अरब सागर अफवाह तंत्र है वो आपका 17% है, अंत प्रवाह तंत्र आपका 60% है और 23% आपका बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, ठीक है। ये आपके राजस्थान के अंदर अफवाह तंत्र का विवरण है। अगर बेसिक सी नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो चलिए अब एक एक करके नदियों को पढ़ते हैं। हम सबसे पहले जो अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतः प्रवाह की नदियां या फिर अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र, यानी वे नदियां जो राजस्थान के अंदर बहती हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कम समय में अधिक से अधिक आपको मैं नॉलेज देना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र यानी आंतरिक प्रवाह की नदियां, यानी वे नदियां जो ना तो बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है ना अरब सागर में, जो राजस्थान के अंदर ही बहती है, ठीक है। सबसे पहले हम जिस नदी की बात कर रहे हैं वो आपकी घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके उपनामों की, यानी घग्गर नदी को और किन किन उपनामों से जाना जाता है। इसको मृत, नट, सोतर और ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाता है, जिसमें इसका फेमस है मृत और नट नदी, ठीक है। इस ये दो नामों से इसको ज्यादा पूछा जाता है कि भाई घग्गर नदी को मृत और नट नाम से जाना जाता है, किस नदी को? घग्गर नदी को। तो ये तो हो गया आपके उपनाम की बात। अब बात करते हैं कि आपकी इस घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैप बनाया मैंने ताकि आपको आसानी से एक बार में याद हो जाए, ठीक है। आपकी जो घग्गर नदी का उद्गम स्थान है वो आपके कालका माता का मंदिर, हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश में कालका माता का मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों से आपकी घग्गर नदी का उद्गम होता है। और यह हनुमानगढ़ में, कहां पर? हनुमानगढ़ जिले के अंदर से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील में। कहां पर? टिब्बी तहसील के अंदर आपकी घग्गर नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। यहीं पर आपका है तलवाड़ा गांव, ठीक है। तलवाड़ा गांव राजस्थान के अंदर आपकी घग्गर नदी कहां प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव के अंदर हमारी घग्गर नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और थोड़ा सा आगे जाकर इसी नदी के किनारे आपका भटनेर का दुर्ग स्थित है, जो कि आपके हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। भटनेर का दुर्ग। उसके बाद में श्रीगंगानगर होते हुए अनूपगढ़ में से सीधी चली जाती है पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां तक? फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास तक, ठीक है। ये आपकी घग्गर नदी का उद्गम स्थान और अंतिम स्थान है, ठीक है। अब बात करते हैं इस नदी की कुल लंबाई की। अब देखिए यहां पर लिख लीजिए, नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर, ठीक है, कुल तो।
और राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो 120 किलोमीटर। कितनी? 120 किलोमीटर। ओके, देखिए अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लीजिए। एक तो यहीं पर आपके भटनेर दुर्ग स्थित है। क्या है? भटनेर दुर्ग स्थित है। कहां पर? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे आपका भटनेर का दुर्ग स्थित है। बात करते हैं इसके पास कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है, तो आपकी कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। ये आपको लिख लेना है हनुमानगढ़ के अंदर ही, ठीक है। कालीबंगा और पीलीबंगा दो सभ्यताएं इसी नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है। बात कर ली इसकी लंबाई की। एक बात कर लेते हैं, राजस्थान के अंदर जो इसका प्रवाह क्षेत्र है उसे नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली, ठीक है। देख लो यहाँ पर पॉइंट डाल के, राजस्थान के अंदर प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। और पाकिस्तान के अंदर, सेकंड पॉइंट डालो इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर प्रवाह क्षेत्र हकरा कहलाता है। क्या कहलाता है? हकरा। देखिए अब एक बार इस नदी को पुनः रिपीट कीजिए। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में कालका माता का मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम स्थान होता है। हमारे राजस्थान के अंदर आती है टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव के अंदर। हनुमानगढ़ जिले के अंदर से हमारी राजस्थान के अंदर घग्गर नदी प्रवेश करती है। फिर यह किन किन जिलों के अंदर बहती है राजस्थान के अंदर? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। कितने जिलों के अंदर बहती है? 3 जिलों के अंदर। इसको भी आप लिख लेना, नहीं तो मैप की सहायता से आसानी से याद हो रहा होगा। उसके बाद में यह पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है और वहां पर विलीन या फिर विलुप्त हो जाती है। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर फोर्ट अब्बास तक जाकर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के अंदर इसके प्रवाह के क्षेत्र को नाली कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, लिख लीजिएगा अच्छे से नोट्स बनाकर। थर्ड बात करते हैं कुल लंबाई इसकी। कुल लंबाई राजस्थान के अंदर तो इसकी 120 किलोमीटर है और कुल लंबाई आपकी 465 किलोमीटर है। भटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के पास में दो सभ्यताएं विकसित हुई है, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता इसके अंदर विकसित हुई है। एक अंतिम बात और है, यहाँ कर अगर बात करें कौन सी फसल उगाई जाती है, तो चावल की फसल उगाई जाती है। किसकी? चावल की फसल। नाली क्षेत्र के अंदर इसके अफवाह जो इसका प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ पर नाली इसको बोलते हैं नाली, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र को। वहां पर क्या कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल। इसे राइस बेल्ट भी बोलते हैं इस इलाके को, ठीक है। क्या? राइस बेल्ट भी बोलते हैं। तो ये आपकी घग्गर नदी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने देख ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये किन किन जिलों के अंदर बहती है, तो जैसे कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पहले बहती थी। अब जो इसके अंदर नया जिला ऐड हो गया वो कौन सा हुआ है? अनूपगढ़ हुआ है। फिर से देख लो, हिमाचल प्रदेश में कालका माता का मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। राजस्थान के अंदर टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव के में ही तलवाड़ा झील है, जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है। ये भी आप एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, तलवाड़ा झील जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है, ठीक है। वहां से हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से, फिर श्रीगंगानगर होते हुए अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक ये जाती है। कुल लंबाई की 465 है। राजस्थान के अंदर लंबाई 120 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हकरा कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, दोनों चीज इंपोर्टेंट है, ये नाली कहते हैं और हकरा कहते हैं, ठीक है। चावल की यहाँ पर खेती होती है, राइस बेल्ट भी इसे कहते हैं। भटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे स्थित है। दो सभ्यताओं का विकास हुआ है, यहाँ पर दो सभ्यताएं विकसित हुई है, कालीबंगा और पीलीबंगा, ठीक है। तो ये आपकी घग्गर नदी कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं। सेकंड नदी जो आपकी आती है वो है कातली नदी। कौन सी? कातली नदी। बात करते हैं इसके उद्गम स्थान की। देखिए मैप की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए, आसानी से जाएगा। इसके जो उद्गम स्थान है वो है सीकर। सीकर कहाँ है? खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ी, सीकर से इसका उद्गम स्थान होता है। कहां से? सीकर में खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है। और यह नीम का थाना से झुंझुनू में बहती है। कैसे? इसके मुख्य अगर बात करें किन किन जिलों में बहती है, तो आपके सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू में बहती है। यही आपके नीम का थाना में दो सभ्यताएं विकसित हुई है।
गणेश्वर और सुनारी, दो सभ्यता विकसित हुई है। कौन कौन सी? गणेश्वर और सुनारी, ये आपकी दो सभ्यताएं जो कि नीम के थाना में इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। और झुंझुनू में जाती हुई है चूरू की सीमा पर। चूरू के अंदर यह बहुत कम ऐसे चांस होता है। मौसमी नदी भी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी जब बारिश अच्छी होती है तो ये चूरू तक चली जाती है, अन्यथा ये चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की अंत प्रवाह की नदी से सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें इसकी कुल लंबाई की, ठीक है, बात करें इसकी कुल लंबाई की तो 100 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 134 किलोमीटर बहती है, कुल लंबाई इतनी है और राजस्थान के अंदर 134 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा, मैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, एक बात यहाँ पर, सीकर और नीम का थाना के अंदर इसके प्रवाह को तोरावाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकर व नीम के थाना में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। ठीक है, क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। कहते हैं यहाँ पर त्वर राजवंश का भी शासक रहा, इसलिए इसे तोरावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। और ये आपकी कातली नदी कंप्लीट होती है। पुनः देख लीजिए, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम स्थान होता है। फिर ये अपने नीम के थाना से झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। नीम के थाना में इसी नदी के किनारे दो सभ्यताएं विकसित हुई है, गणेश्वर और सुनारी। दो सभ्यताएं नीम के थाना के पास इसी नदी के बगल में विकसित हुई है। और इसके प्रवाह को क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। कुल लंबाई 100 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 134 किलोमीटर। तीसरी नदी आपकी आती है जो सबसे छोटी नदी है अंतःप्रवाह दृष्टि से, वो है आपकी काकनी नदी। ठीक है, इसके उपनामों की बात करें तो इसे काकने तथा मसूरदी नाम से भी जाना जाता है। छोटी सी नदी आपकी जो कि कहाँ बहती है? जैसलमेर के अंदर। क्या है ये आपका? जैसलमेर की एक छोटी सी नदी है ये, कोठारी। जैसलमेर के अंदर कोठारी से, कोठारी गांव है, वहां से ये नदी निकलती है और आपके मिट्ठा की खाड़ी, मिट्ठा की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। बीच में ये भुज झील का निर्माण करती है। किसका? भुज झील का नाम निर्माण करती है। कोठारी गांव, ठीक है, कहां से उद्गम स्थान है इसका? जैसलमेर के अंदर कोठारी गांव से ये उद्गम होती है और जैसलमेर के अंदर ही मिट्ठा की खाड़ी में जाके यह विलुप्त हो जाती है। बीच में भुज झील, रूपसी गांव एक, वहां पर यह भुज झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का? भुज झील का निर्माण करती है। बस छोटी सी नदी थी काकनी नदी, कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। कोठारी गांव से इसका उद्गम स्थान है और जैसलमेर के अंदर ही मिट्ठा की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। मिट्ठा की खाड़ी या फिर मिट्ठा खाड़ी बोलते हैं इस स्थान को, मिट्ठा की खाड़ी नहीं, मिट्ठा खाड़ी है इसका विलुप्त स्थान। और भुज झील का निर्माण करती है रूपसी गांव के अंदर। तो ये आपकी काकनी नदी थी। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो 17 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अंतर प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है राजस्थान की काकनी नदी। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट जो चौथी नदी आती है आपकी वो है रूपनगढ़। कौन सी? रूपनगढ़ नदी। छोटा सा इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये आपके अजमेर में किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ से अजमेर के अंदर यह निकलती है और आपके जयपुर ग्रामीण में सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील में जाके विलुप्त हो जाती है। किशनगढ़ से निकलती है, किशनगढ़ अजमेर से, और सांबर झील में जाके विलुप्त हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसी के पास में किशनगढ़ में निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद
जो कि आपके किशनगढ़ में स्थित है। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो कि आपकी सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर याद रखने की, एक छोटी सी, कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। उद्गम स्थान इसका किशनगढ़ से होता है। इस नदी का उद्गम स्थान क्या है? किशनगढ़ अजमेर से इसका उद्गम स्थान है। अजमेर और जयपुर ग्रामीण इसका प्रभाव क्षेत्र है। 2 जिले के अंदर बहती है। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, किशनगढ़ में से, और सांबर झील में जाके विलुप्त हो जाती है। ये आपकी एक छोटी सी रूपनगढ़ नदी थी। तो ये थी आपकी रूपनगढ़ नदी। आज हमने अंतःप्रवाह की 4 नदी देख ली है। 3-4 नदी और बची हैं आपकी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। किसी कारणवश इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपकी अंतःप्रवाह की नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।